जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा, आप सब जानते होंगे सोलर प्लेट जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती हैं और उसको जो है वो चेंज करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोलर प्लेट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये एनर्जी की कन्वर्जन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एनर्जी कन्वर्जन। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर प्लेट्स क्या कर रही हैं? सोलर प्लेट्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करती हैं और चेंज कर देती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसी तरह अगर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो, एनर्जी की कन्वर्जन हो इन आ लिविंग बॉडी, इन आ सेल, तो इसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, आप सब जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऐसा ही है। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं ना बेटा, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हुए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी। ठीक है। इसका मतलब है सर, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हुए एनर्जी की कन्वर्जन कर रहे हैं, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। अब क्योंकि प्लांट के अंदर ये काम हो रहा है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसे हम बोलेंगे बायो एनर्जेटिक्स। तो अगर मैं बायो एनर्जेटिक्स को डिफाइन करूं, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू फ्रॉम वन फॉर्म टू another in a living system। ठीक है। अच्छा जी। अब क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हुए, जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट एनर्जी को चेंज कर देंगे इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी। ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, वो ये लिख सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस इज बायो एनर्जेटिक प्रोसेस। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हुए प्लांट एनर्जी की कन्वर्जन करता है, लाइट एनर्जी को चेंज करता है इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी। तो बायोएनर्जेटिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट लाइट एनर्जी को चेंज कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम जानते हैं एटीपी के नाम से। ठीक है ना, एटीपी। सो लाइट एनर्जी को एटीपी केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, कौन से प्रोसेस करते हुए? फोटोसिंथेसिस करते हुए। इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस बायो एनर्जेटिक प्रोसेस। इसी तरह मेरे बच्चों, आपकी बॉडी के हर सेल में एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन। अच्छा, रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन है सेल के अंदर ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? सेल के अंदर ब्रेकडाउन ग्लूकोज का। ठीक है। सो रेस्पायरेशन क्या है? सेल के अंदर ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का। जब सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा जी। अब सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रेस्पायरेशन का। अब यहाँ पर एक चीज जरा गौर से दोबारा सुने। असल में ग्लूकोज के अंदर ना, ये जो ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर एनर्जी मौजूद है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्लूकोज में कौन सी एनर्जी मौजूद है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल
एनर्जी एटीपी इंटू केमिकल एनर्जी एटीपी। ठीक है, इसका मतलब है जब रिस्पायरेशन करते हैं तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं इसको एक और तरीके से बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी एटीपी जब सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी रेस्पायरेशन होती है। तो इसका मतलब है सर, रेस्पायरेशन के अंदर भी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी एटीपी में। इसका मतलब है रेस्पायरेशन भी क्या है, ये भी एक बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है। respiration is also respiration is also bioenergetic बायोएनर्जेटिक प्रोसेस। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं रेस्पायरेशन को बायोएनर्जेटिक प्रोसेस, क्योंकि रेस्पायरेशन के अंदर भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो रही है। ग्लूकोज के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, और वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, एटीपी में। कब चेंज हो रही है, जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज के अंदर मौजूद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी एटीपी में, और सेल के अंदर एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे सेल अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम एक चीज जान गए, वो ये क्या जान गए, अगर मैं यहां पर पॉइंट मेंशन करूं, बोथ बोथ फोटोसिंथेसिस and respiration are bioenergetic प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कौन से प्रोसेस है, बायोएनर्जेटिक प्रोसेस। और बायोएनर्जेटिक प्रोसेस किस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसके अंदर एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी एटीपी, और रेस्पिरेशन में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी एटीपी। ठीक, अच्छा जी, अब हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ रेस्पायरेशन पार्ट है एमडी कैट के सिलेबस का। तो हम डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन। अगर मैं रेस्पायरेशन को दोबारा से डिफाइन करूं तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी is called respiration. तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है ना, तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके नतीजे में सेल के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। और क्यों हो रहा है रेस्पायरेशन, ताकि सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, क्योंकि रेस्पायरेशन में क्या बनेगी, रेस्पायरेशन में एनर्जी बनेगी, और काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो सेल अपनी एनर्जी भी खुद प्रोड्यूस करवा रहा है। अब हमारे पास दो टाइप्स है रेस्पायरेशन की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration. Number one is aerobic respiration, and number two is anaerobic respiration. ठीक है, अच्छा, अभी एक मिनट के लिए, कुछ देर के लिए एज्यूम कर ले कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन हैमर के तौर पे बिहेव करेगी। ठीक,
मैं जब ऑक्सीजन बोलूंगा ना आप समझ जाएंगे हैमर की बात हो रही है, हथौड़े की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास रेस्पिरेशन की दो टाइप्स है। हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑक्सीजन बिहेव करेगी किसके तौर पर, हैमर के तौर पर। अब याद कर लें, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसका मतलब है हैमर मौजूद है। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसके तौर पे बिहेव कर रही है, हैमर के तौर पे, तो याद कर लो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर टूटेगा। और क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी हैमर मौजूद है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। सो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो बेटा याद कर लो ज्यादा सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन किसके तौर पे बिहेव करती है, हैमर के तौर पे, तो बेटा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और अभी मैंने आपको बताया जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो याद कर लो सारे बॉन्ड छूटेंगे, ग्लूकोज के अंदर मौजूद सारे बॉन्ड छूटेंगे। जब सारे बॉन्ड छूटेंगे तो ज्यादा सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो मोर एनर्जी प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूस। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन किसके तौर पर बिहेव करती है, हैमर के तौर पर बिहेव करती है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है तो ग्लूकोज के बहुत सारे टुकड़े होंगे, जब ग्लूकोज के बहुत सारे टुकड़े होंगे तो उसमें से ज्यादा सारी एनर्जी निकलेगी क्योंकि ज्यादा सारे बॉन्ड्स टूटेंगे, है ना। सो ये एक हमने 3 पॉइंट्स की बात करी, अभी फर्दर आगे भी करेंगे। अब जरा आ जाए दूसरी साइड पर। दूसरी टाइप की रिस्पायरेशन है एनारोबिक रिस्पायरेशन। इस रिस्पायरेशन का मतलब है अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखें सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है। कब होगा? जब सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। सो अब क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है इसका मतलब है हैमर नहीं है, हैमर नहीं है तो ब्रेकडाउन कैसा होगा? ब्रेकडाउन होगा इनकम्प्लीट। कैसा ब्रेकडाउन होगा? ब्रेकडाउन होगा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो सर क्योंकि ग्लूकोज के मुकम्मल टुकड़े नहीं हो रहे तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अच्छा जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एरोबिक रिस्पायरेशन कराने का या रिस्पायरेशन कराने का मेन मकसद क्या था? सर एनर्जी प्रोड्यूस करवाना ताकि सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सके, ठीक है। सो अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और साथ साथ याद कर लो जब भी सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन होगी, तो उसके नतीजे में सेल के अंदर दो चीजें और बनती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना अभी थोड़ी देर में आगे चल के एरोबिक रिस्पायरेशन, तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है,
तो कैसा ब्रेक डाउन होगा सर? हैमर नहीं है, इसका मतलब है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा इसका मतलब है सर सारे बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, सारे बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तो सर ज्यादा सारी एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। अब यहाँ पर ना दो सिचुएशंस है। अब मान लो कि कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल समझते हो बेटा? आपकी बॉडी का जो सेल है ना वो एनिमल सेल है, ठीक है, क्योंकि आप एनिमल में ही आते हैं, आपका ताल्लुक किंगडम एनिमेलिया से। तो अगर किसी एनिमल सेल के अंदर या मान लो आपकी बॉडी के किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सेल रिस्पायरेशन थोड़ी रोकेगा, क्योंकि सेल को तो एनर्जी चाहिए। तो सेल कहेगा अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, एक काम करता हूँ अपने आप को शिफ्ट करता हूँ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पर, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाना शुरू करता हूँ इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा तो कैसा ब्रेक डाउन होगा? इनकम्प्लीट। कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन होगी तो ना, कम होगी लेकिन होगी। साथ साथ एनिमल सेल के अंदर एक चीज और बन जाएगी, किसके नतीजे में? एनएरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में, और वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो जब भी किसी एनिमल सेल के अंदर, आपकी बॉडी के सेल के अंदर अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो कैसा ब्रेकडाउन होगा? इनकम्प्लीट, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? लैक्टिक एसिड, ये याद रखना है। लेकिन अगर एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो ईस्ट में, बेटा ईस्ट एक जानदार है, एक फंजाई है, ठीक है ना, और ये एक सेल का बना हुआ जानदार है, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इस ईस्ट में एन एरोबिक रिस्पायरेशन हो, कौन सी रिस्पायरेशन हो? एन एरोबिक रिस्पायरेशन, तो उसके नतीजे में कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ साथ दो चीजें प्रोड्यूस होंगी। एक प्रोड्यूस होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दो सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो मैंने आपको बताया अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो तो कैसा ब्रेकडाउन होगा? इनकम्प्लीट। कितनी एनर्जी बनेगी सर? कम। क्यों कम? क्योंकि सर सारे बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, हैमर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब दो सिचुएशन आती है सर, अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हम इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और अगर ये एनारोबिक रिस्पायरेशन एनिमल सेल में होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा एनर्जी के साथ, और अगर ईस्ट में होगी तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आगे चलकर आप डिटेल में देख रहे होंगे। अब एक और चीज जान लो। अब देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है सर? सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैसा ब्रेकडाउन हो रहा है? कंप्लीट। तो इस एरोबिक रिस्पायरेशन के चार स्टेप्स हैं, यानी इन चार स्टेप से गुजरकर इन चार स्टेप से गुजरकर ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सो देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 is glycolysis. Step number 2 is link reaction. Step number 3 is Krebs cycle, and step number 4 is electron transport chain. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये चार स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये चार स्टेप्स के जरिए कंप्लीट होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के चार स्टेप्स हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एनाएरोबिक की, सो एनाएरोबिक के केस में हमारे पास सिर्फ दो स्टेप्स हैं। तो देयर आर 2 स्टेप्स। नंबर 1 इज ग्लाइकोलाइसिस, यानी अब एक चीज आप देखें, एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन का पहला स्टेप कॉमन है। इसका मतलब है इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी हो रहा है, यानी उस रिस्पायरेशन में भी हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होती। और दूसरा हमारे पास स्टेप है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो याद कर लो, जब सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो सारे बॉन्ड छूटेंगे, सारे बॉन्ड छूटेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
और साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, और ये काम 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, और चारों स्टेप के नाम मैंने आपको मेंशन कर दिए। अच्छा, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल में 2 जगहों पर होती है, ठीक है, इसकी 2 प्लेसेस है। एक ये हो रही होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और दूसरा ये हो रही होती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई रेस्पिरेशन कहाँ होती है सर? सेल के अंदर होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना? तो याद कर लो, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर 2 जगहों पर होती है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा इससे ऊपर वाला पॉइंट देखो, मैंने बताया था कि 4 स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो जो पहला स्टेप है ना ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी दूसरा स्टेप लिंक रिएक्शन, तीसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ, अब ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, इसके दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें भाई, अब हम अब हम मूव कर रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ डिटेल में। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना? अच्छा जी, अच्छा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप नंबर 1 तो आप सब जानते हैं, वो कॉमन है, और वो क्या है? वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, अब यहाँ पर जरा गौर करें, यहाँ पर हमें 2 टर्म्स देखने को मिल रही है। एक टर्म है ग्लाइको, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, और दूसरी टर्म है लाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन। वेरी गुड। सो एनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि सारे बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में होती है। इसके 2 ही स्टेप है, एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप है हमारे पास फर्मेंटेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस नाम से पता चल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो सब इधर देखिए जरा, ये आ गया मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है ना बेटा, इस ग्लूकोज को हम बीच में से तोड़ देते हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं ग्लूकोज में कितने कार्बन है, तो आप बोलेंगे सर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 6 कार्बन है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है, और इसके 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, इसको इसको बीच में से तोड़ देंगे। इसका मतलब है 3 कार्बन का एक फ्रेगमेंट अलग, इस तरह 1 2 3, और इस तरह 1 2 3, यही 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने ग्लूकोज को। ये जो हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं ना इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, इन 2 मॉलिक्यूल्स जो जिनके पास 3 3 कार्बन है, इनको हम बोलते हैं पायरोवेट। क्या बोलते हैं? पायरोवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को हम बीच में से तोड़ देते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन? देखो यहाँ से यूं बीच में से तोड़ेंगे तो 3 कार्बन अलग, फिर 3 कार्बन अलग, और ये जो 3 कार्बन का एक कंपाउंड है इसका नाम पायरोवेट है, दूसरे वाले का नाम भी पायरोवेट है, और हमारे पास 2 पायरोवेट बन गए, ठीक है। कितने पायरोवेट बन गए? 2 पायरोवेट बन गए। अब सर पायरोवेट का फॉर्मूला क्या है? आप सबके ध्यान में आएगा सर, पायरोवेट का फॉर्मूला है C3H6O3, जबकि C3H4O3 है, ठीक है। पायरोवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3। अब याद कर लो, पायरोवेट इज ऑल्सो नोन एज पायरोविक पायरोविक एसिड। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
पायरुवेट, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो सिंपल हुआ सर, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हुआ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमने ग्लूकोज को बीच में से तोड़ दिया। जब हमने ग्लूकोज को बीच में से तोड़ा तो उसके 2 टुकड़े बन गए, और 2 टुकड़ों में 3-3 कार्बन थे, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े बन गए। और ये 2 टुकड़े क्या है? ये 2 टुकड़े पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है C3H4O3। तो C3H4O3, इस तरह के 2 बने, तो C3H4O3, और ये मिलाकर हो गया C6H8O6। सर ग्लूकोज में तो 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 8 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन कहाँ गए? ये मैं आपको जब ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में कराऊंगा तो बताऊंगा ये 4 हाइड्रोजन कहाँ गए। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया पायरुवेट, ठीक है। अब सब लोग ना पायरुवेट का स्ट्रक्चर जरा गौर से देखें। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है ना। अच्छा जी, अब पायरुवेट पायरुविक एसिड है, और पायरुविक एसिड 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 होने के लिए आपको पता है ना, एसिड होने के लिए जरूरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। जो भी एसिड होगा ना उसके पास COOH होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पायरुवेट का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, ठीक है। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, मैंने 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों को कार्बोनाइल बना दो। कार्बोनाइल कहते हैं C डबल बॉन्ड O को, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। तो कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, कार्बन नंबर 2 के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन नंबर 1 के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ऑक्सीजन से और एक कार्बन नंबर 2 से। तो एक बॉन्ड रहता है, इसका एक बॉन्ड OH से बनवा दो। अब जरा देखो, क्या ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बना? COOH, यही बन गया, ठीक है ना। अब बॉन्ड्स पूरे करो। कार्बन नंबर 1 के सारे बॉन्ड्स पूरे, कार्बन नंबर 2 के भी सारे बॉन्ड्स पूरे, कार्बन नंबर 3 का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, तो इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनवा दो। ये स्ट्रक्चर है पायरुवेट का, आसान सा, ठीक है ना। और अब आप इसको काउंट कर लें, इसका फॉर्मूला यही निकल कर आ जाएगा जो मैंने आपको ड्रॉ करवाया है। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास पायरुवेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 किसका? स्टेप नंबर 2 एन एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को ऊपर समझाया था, वापस ऊपर आ जाओ। अगर मैं वापस ऊपर लेके जाऊं, मैं तो बताया था 2 कंडीशंस हैं, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल सेल में होगी या ईस्ट में होगी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल में। अब अगर हम यहाँ पे सब हेडिंग डाल लें, इन एनिमल सेल, ठीक है ना, इन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में जब रिस्पायरेशन होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसमें 2 पायरुवेट बनेंगे, ठीक है ना। अब इन पायरुवेट को, जो 2 पायरुवेट बने ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, हमें इन पायरुवेट को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इनटू लैक्टिक एसिड। तो बेटा याद कर लो, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड इज नोन एज लैक्टिक एसिड fermentation. So what is lactic acid fermentation? Conversion of pyruvate into lactic acid. Conversion of pyruvate into lactic acid is known as lactic acid fermentation. तो एनिमल सेल में स्टेप नंबर 2 कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ऊपर वाले स्टेप में हमने पायरुवेट बना लिया था, है ना, और हमने देखा हमने देखा कि पायरुवेट का स्ट्रक्चर क्या था। 3 कार्बन थे पायरुवेट में, 1 2 3। कार्बन नंबर 1 को कार्बोनाइल, कार्बन नंबर 2 को कार्बोनाइल, और ऊपर लगा दिया OH और नीचे लगा दिया H3। सिखाया था ऊपर, ठीक है, ये आ गया पायरुवेट। अब फर्मेंटेशन के जरिए मैं इस पायरुवेट को चेंज कर दूंगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। कैसे चेंज करूंगा बेटा?
कैसे चेंज करूंगा? सिर्फ एक काम करो, इस पायरोवेट को, ये जो पायरोवेट है ना, पायरोवेट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोविक एसिड, इस पायरोवेट की रिडक्शन कर दो, यानी रिडक्शन का मतलब है इस पायरोवेट में ऐड कर दो हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो पायरोवेट की क्या करोगे बेटा? पायरोवेट की करोगे रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पायरोवेट में क्या कर दो? पायरोवेट में कर दो पायरोवेट की रिडक्शन, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, पायरोवेट को 2 हाइड्रोजन दे दोगे, पायरोवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इधर गौर से स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर तो सर सारे एटम्स के सारे बॉन्ड पूरे हैं, है ना, सारे एटम के सारे बॉन्ड पूरे हैं। तो सर हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? यहाँ पर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले कौन आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उस एजेंट को बोलेंगे जो पायरोवेट को 2 हाइड्रोजन देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट है NaDH2, NaDH2, ये NaDH2 आएगा और अपने 2 हाइड्रोजन किसको दे देगा? पायरोवेट को, और खुद क्या बन जाएगा? खुद बन जाएगा NaD। खुद क्या बन जाएगा? खुद बन जाएगा NaD, ठीक है। अब बच्चों जरा गौर करना, सर यहाँ पर किसी भी एटम का कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है सर, कार्बन के चारों बॉन्ड फिल है, ठीक है, कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं। सर कहाँ अटैच करेंगे? तो जो NaDH2 है ना, ये कार्बन नंबर 2 पे ये जो कार्बोनाइल के डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इधर जरा देखो, यहाँ पर देखो इस वाले को, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बनाता है, और कार्बन 4 बनाता है, उसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ऊपर OH, नीचे C। अब 2 बॉन्ड नहीं है, अब एक ही बॉन्ड है, और O, और नीचे CH3। अब ऑक्सीजन का इस वक्त एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब है एक बॉन्ड रहता है, और कार्बन के 1, 2 एंड 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब है इसका भी एक रहता है। तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी इसके साथ, और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी इसके साथ। और मेरे बच्चों आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये बन गया लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। तो कैसे बना लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड बना बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट में 2 हाइड्रोजन दे दो तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अब एक बात बताओ, पायरुवेट कितने बने थे सर? ऊपर आपने बताया था पायरुवेट 2 बने थे, इसका मतलब है यहाँ पर NaDH2 भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक NaDH2 एक पायरुवेट को 2 हाइड्रोजन देगा, दूसरा NaDH2 दूसरे पायरुवेट को 2 हाइड्रोजन देगा, और दोनों NaDH2 कन्वर्ट हो जाएंगे NAD में। तो NaDH2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करवा रहा है। किसकी रिडक्शन करवा रहा है? ये पायरुवेट की रिडक्शन करवा रहा है। और जैसे आपको पता है कि हमने लैक्टिक एसिड बनाना है, तो लैक्टिक एसिड एसिड है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो है वो डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने, क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने जो है वो एज इट इज रखना है, ठीक है ना। सो नीचे से जो डबल बॉन्ड ओ है ना, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है। ये बन गया लैक्टिक एसिड।